जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। जिब्राइल, आशीष दीक्षित, विनोद कुमार, सुमित कुमार, नरेंद्र यादव, विप्लव कर्माकर, केपी, विवेक किशोर, उज्जवल, विकेश, अविका, हर्ष, अनिल कुमार, सोनू पांडे, शिल्पा रावत, अभिषेक, रजनीश, अभिषेक महतो, विश्वजीत, तनुकरी, अर्जुन, तरुण, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत सारा स्वागत है। बहुत सारे नाम आज हो गए। तो हम लोग पढ़ रहे थे सम्राट अशोक के बारे में कि कब राज्याभिषेक हुआ था उनका, और उनके नाम के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, किन अभिलेखों से हमें उनके नाम की जानकारी मिलती है। आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त आपका ये अभिलेख। क्या? भवरू अभिलेख जो राजस्थान से मिला है। भवरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। दरअसल में पहले तो जब इसका नाम खोजा गया, जैसे आप सोचिए दुनिया में राहुल नाम के कितने आदमी होंगे, ऐसे ही अशोक नाम के कितने आदमी होंगे। तो ये नहीं पता चल पाया कि देवनाम प्रियदर्शी नाम इसका सब जगह लिखा हुआ मिला कि यही अशोक है। तो भवरू अभिलेख जो राजस्थान में मिला, वहां पर इसने स्वयं को अपना नाम मतलब पत्थरों पर लिखवाया है, मैं मगध का शासक। तब पता चलता है कि ये वही अशोक है जो मगध का शासक रहा, और मगध का शासक तो सिर्फ एक ही अशोक रहा, है ना। तो क्या बोलेंगे? भवरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो बहुत पूछा जाता है कि किस अभिलेख में सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है जी भाई साहब। अच्छा, अशोक के इन अभिलेखों को खोजा किसने? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टी फैनथेलर ने। कब खोजा जी? 1750 में, 1750 में। और 1837 में खोजने के बाद पढ़े कब गए? जेम्स प्रिंसेप ने। क्या बोलेंगे? जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा। ये दोनों अलग अलग बातें हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अब बात आती है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है। ध्यान से देखना। अशोक के अभिलेख जो आज का भारत क्षेत्र है, यानी अगर हम बात करें आपसे कि आज का जो भारत क्षेत्र है, हम आज के भारत में इसके जो अभिलेख हैं वो किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। जो पाकिस्तान में इस तरफ इसने लिखा खरोष्टी लिपि, भारत में ब्राह्मी लिपि। पाकिस्तान वाला आज का जो क्षेत्र है, क्योंकि भाई अशोक के समय तो क्या पाकिस्तान अलग हो गया था? आप कहेंगे जी नहीं, तब तो अलग नहीं हुआ, तब तो एक ही था। तो इस वाले क्षेत्र में कौन सी है? आपका खरोष्टी लिपि। अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में कौन सी है? अरमाइक लिपि है। और एशिया माइनर जो ये स्थान वाला क्षेत्र होता है, यहां पर ग्रीक लिपि है। तो बी फॉर ब्राह्मी, के फॉर आपका खरोष्ठी, ए फॉर अरमाइक और जी फॉर ग्रीक। ठीक है, ये भारत के, यानी कि ये क्षेत्र लगभग, पहले आप लोग जानते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब किसका क्षेत्र थे? ये भारत का ही क्षेत्र थे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत शानदार। ठीक है बाबूलाल भामू, ओके मेरे दोस्त, वेरी गुड, बहुत शानदार। करण, बहुत सारा प्यार दोस्त। क्या बोलेंगे? भारत में ब्राह्मी लिपि, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि, और अफगानिस्तान में अरमाइक, और एशिया माइनर जहां पर आप स्थान वाली कंट्रीज को पढ़ते हैं, स्थान से मतलब तुर्कमेनिस्तान हुआ, कजाकिस्तान हुआ, ठीक है, ये सब क्या है? एशिया माइनर का क्षेत्र है। आगे अब अशोक के जीवन से रिलेटेड है एक कलिंग वॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताएंगे अब सारे दोस्त, अशोक गद्दी पर किस वर्ष बैठा? तो गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ 261 बीसी में, यानी कि किस, तो क्या बोलेंगे जी? 269 बीसी में अशोक गद्दी पर बैठा। तो गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष, 8वें वर्ष कौन से? क्या बोलेंगे? उसके राज्यरोहण के 8वें वर्ष में उसने कलिंग युद्ध किया। अब ये यहां पर बहुत सारी कहानियां हैं, आपको देखना होगा। जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य से यहां उड़ीसा, यहां पर कलिंग है उड़ीसा में, ठीक है, और यहां पर था आपका ये मगध क्षेत्र। अब इसके कई कारण बताए जाते हैं। कहते हैं कि भाई इसने कलिंग पर युद्ध क्यों किया गया। एक तो ये है कि एक वर्णन है कि कलिंग में बहुत सुंदर हाथियों के लिए कलिंग प्रसिद्ध था, और आपका कलिंग ने हाथी देने से मना कर दिया सम्राट अशोक को, तो सम्राट अशोक ने युद्ध करवा दिया। एक कहानी है अशोक की प्रेमिका की, कि अशोक की प्रेमिका थी, ठीक है, तो उन्होंने वहां जाकर के हाथ मांगा, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि कलिंग में यह था कि शादियां जो हैं
वो अपने राजघराने यानी कि अपना जो कलिंग क्षेत्र उससे बाहर नहीं करते थे। कलिंग की लड़कियां कलिंग में ही शादी होगी, उनका ये नियम था। उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे। सम्राट अशोक ने युद्ध कराया, इसको भी कहा जाता है। कहते उसी युद्ध में, जब युद्ध के आदेश दिए गए, उसी युद्ध में, क्योंकि कलिंग की महिलाएं भी युद्ध लड़ती थी, तो अशोक की प्रेमिका भी युद्ध लड़ी। कहते अशोक की तलवार से गर्दन कटी, उसे अपनी प्रेमिका की। और हेलमेट पहन के, हेलमेट समझते हैं इसमें आंखें आंखें दिखती हैं बस थोड़ी थोड़ी सी, थोड़ा सा नाक, ऐसा हेलमेट, इस प्रकार का कलिंग पहनता था। तो कई सारी कहानियां प्रचलित हैं, ठीक है। तो उस समय पर कलिंग की राजधानी क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कलिंग की राजधानी तोसली, कभी ना भूलें। राजा पद्मनाभ था, इसी की बेटी थी। किस नदी के किनारे, दया नदी के किनारे वह स्थित था। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्यों है कलिंग युद्ध, क्योंकि यहां अशोक की नीतियों में परिवर्तन हुआ। अशोक, मैंने आपको बताया कि शुरुआती जीवन में कैसा था, कल की क्लास में मैंने आपको बताया, जरा बताएं। तो आप क्या बोलेंगे, भैया वह एक लड़ाकू प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसके पिता भी स्वयं उसको राजा नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन यहां अशोक कहते हैं कि कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख डेड बॉडीज अशोक के सामने पड़ी हुई थी। 1 लाख पड़े हुए शवों को देख करके, 1 लाख डेड बॉडीज को देख करके अशोक के हृदय में एक परिवर्तन हुआ। बोलते उसने जो युद्ध की नीति थी, जो संपूर्ण भारत को जीतने की उसकी नीति, आसपास में विजय करने की जो उसकी नीति थी, उसने उसको त्याग दिया। तो क्या बोलेंगे, कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म घोष की नीति अपनाई। किसकी नीति, तो पहले उसकी नीति थी भेरी घोष, युद्ध की नीति, पहले वो युद्ध से जीतना चाहता था। लेकिन उसके बाद उसकी धम्म घोष की जो शांति की नीति है, इस शांति की नीति ने अशोक को महान बनाया। अब आप देख सकते हैं अशोक का बेकार शासन कब से कब तक था, कितने वर्षों का है, तो आप कहेंगे 8 वर्षों तक तो अशोक ने बेकार शासन किया। लेकिन 261 से लेकर के 232 उसने शानदार काम किया। तो मैं अगर बात करूं यहां पर कितना, 21 8 29, 29 वर्ष कोई व्यक्ति बेहतरीन चीजों को आगे बढ़ाए और 8 वर्ष खराब, तो आप 29 वर्षों को याद रखेंगे, 8 वर्षों को। एक तो काम बेहतरीन और ऊपर से इतने बड़े, लगभग आप कहें तो 4 गुने टेन्योर तक, 4 गुने समय तक, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इस युद्ध के बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। बौद्ध धर्म की प्रेरणा उन्हें अपने भतीजे निग्रोध से मिली। तो भतीजा किसका बेटा रहा होगा, सुसीम का बेटा रहा होगा। कहते एक बार राज्य भ्रमण के समय इनको निग्रोध मिला। अब बहुत सारे यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन भी है। लोग कहते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन अशोक की जो रुचि थी वो बौद्ध धर्म में बहुत पहले से होने लगी थी, ये बात मान लेनी है, ठीक है। ऐसा नहीं था कि एकदम से उसका हार्ट चेंज हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया एकदम से कुछ ही पलों में, नहीं। वो पहले से बौद्ध धर्म की तरफ अपना पक्ष रखता था। और जिसको पूरा किया था निग्रोध ने, जो सुसीम का बेटा था। सुसीम की मौत के बाद में उसके सारे रिलेटिव्स भाग गए थे, जो उसके पक्ष के लोग थे। तो ये 7 वर्ष का बच्चा, इससे प्रश्न किए अशोक ने अपने ही भतीजे से, और इसने सारे जवाब जब दिए तो इसको राज्य का हिस्सा देने की बात की सम्राट अशोक ने। लेकिन निग्रोध एक छोटे बच्चे ने उसको डिनाई कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। आगे आएंगे। तो निग्रोध से उन्होंने क्या ली, प्रेरणा मिली, किधर जाना चाहिए। और शिक्षा किससे लिए, फिर उपगुप्त से लिए, उपगुप्त से। अशोक की पत्नियां ये देवी हैं, जिससे पुत्र है महेंद्र, बेटी संगमित्रा है, इनका बहुत जिक्र आता है। चारुमती बेटी है, कारुवकी तीवर है, पद्मावती कुणाल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कुणाल सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है अशोक का। अगर मैं आपसे पूछूं कि सम्राट अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो आप कभी महेंद्र ना लिखने लगना पुत्र अशोक का, तो आप कहेंगे कि पहले हमारा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में सम्राट अशोक, और सम्राट अशोक के बाद में कुणाल उत्तराधिकारी हुआ, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है गमित, इसका कंपेरिजन है, भेरी घोष नीति क्या थी। बेटा आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया, वहां पर लिखा हुआ है वॉर की पॉलिसी। मैंने बताया भी, वो युद्ध के द्वारा पहले जीतना चाहता था, इसी को भेरी घोष कहते हैं। और भेरी घोष के बाद में, उसकी युद्ध की नीति के बाद में, उसने शांति की नीति को अपनाया। बहुत बढ़िया। अंशुल गंगवार जी कह रहे 261 BC का क्या मतलब होता है बेटा।
बेटा जब मजदूरी करने जाओगे तो सारे बीसी समझ में आएंगे। जब एक दिन पढ़ोगे नहीं और टिफिन उठा के जाना पड़ेगा, 12 घंटे नौकरी करनी पड़ेगी, रेस्ट मिलेगा बीच में 15 मिनट का, तनख्वाह मिलेगी बाद में 8,000 रुपये, तो सारे बीसी समझ में आएंगे। प्रॉमिस है मेरा तुमसे, एक भी बीसी ऐसा नहीं होगा जो तुमको समझ में नहीं आएगा। रोज मैं तुमसे कहता हूँ क्लास क्रम से कीजिए प्लीज। जीवन इतना आसान भी नहीं जितना तुम समझते हो उसको। बौद्ध धर्म के प्रचार में अशोक ने श्रीलंका भेजा किसको? अपने बेटे। ये पुत्र है, ये पुत्री है, संघमित्रा। इंपोर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। तक्षशिला भाई साहब किधर है? भारत में था या भारत से बाहर था, जरा बताओ। तो आप कहेंगे तक्षशिला इधर था। इधर अपने एक मंत्री मध्यांतिक को भेजा, हिमालयी क्षेत्र यानी चाइना की तरफ, ये मध्यम में। तो आप कहेंगे जी बौद्ध धर्म का तो प्रचार प्रसार कराया, वो सबसे ज्यादा किसने कराया है? वो सम्राट अशोक ने कराया। हर जगह हर दिशा में आदमी भेजा है। बोलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अमित गंगवार जी, बहुत शानदार। भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ, और इन बच्चों को हाईलाइट मत किया करो। जिसको तुम जानते हो इसका कमेंट बेवजह है, इसको हाईलाइट नहीं करना है। उसको देखिए कोई जेन्युइन क्वेश्चन कोई बच्चा पूछता हो, तुमको समझ है उतनी। भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ अशोक ने करवाया। शिलालेख मतलब, शिलालेख क्या बोलोगे? जो चट्टान है, जो पत्थर है, चट्टान है। अब देखो चट्टान, पहले दोस्त क्या था कि आपका राजा महाराजा ऐसा लिखवाना चाहते थे, कॉपी कागज पे, ये भी नहीं लिखवाना चाहते। इनको पता कोई ले जाएगा, कॉपी खत्म हो जाएगी। पत्थरों पर छेनी से लिखवाते थे, मिटेगा ही नहीं, ठीक है, वर्षों वर्षों तक रहेगा, सैकड़ों वर्षों तक रहेगा। तो शिला यानी कि पत्थर पर जो लेख लिखवाए गए हैं, छेनी हथौड़े से जो लेख लिखवाए गए हैं, समझे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड अनिल मुर्मू। ये हुई ना बात, एकदम सही उत्तर है। तक्षशिला पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। अशोक ने शिलालेख कितने लिखवाए हैं? 14। इनकी संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। स्तंभ लेख 7 लिखवाए हैं। गुहा लेख, तो शिलाओं पर स्तंभ लेख लिखे गए, पिलर बना करके, ऐसे पिलर खड़े कर करके। जैसे सारनाथ देखा है आपने? सारनाथ स्तंभ को देखा होगा आपने, देखा है? यस और नो? सारनाथ स्तंभ, तो पिलर पर कुछ लिखवाया। गुहा लेख मतलब केव, गुफा के अंदर के चट्टानों पर। वेरी गुड राजेंद्र विश्वकर्मा, निकिता नरूका। ये हुई ना बात। आगे आते हैं, अशोक के 14 शिलालेखों में क्या क्या लिखा गया है। 14 शिलालेख का मतलब अशोक के अपनी जनता को मैसेज थे कि तुमको क्या पालन करना है, और भी बहुत सारे नियम उसने लगातार मैसेज दिए। उसने पशु बलि की निंदा की। उसने कहा कि किसी भी प्रकार के पशु को मारना जो है वो गलत है, अहिंसा को अपनाना है, और साथ में कहा कि समस्त प्रजा हमारी संतान है, समस्त प्रजा मेरी संतान है। दूसरे में उसने पशु चिकित्सा की बात की और पशु चिकित्सालय खुलवाए। दक्षिण राज्यों का उल्लेख, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अशोक के किस शिलालेख में, क्या उत्तर देंगे? चेर, चेर, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र, क्योंकि ये दक्षिण के वो राज्य हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि भारत की अगर हम बात करें दोस्त, तो अशोक का जो साम्राज्य है सिर्फ दक्षिण के इस क्षेत्र को छोड़ करके संपूर्ण भारत में था। तो दक्षिण का जो ये क्षेत्र है, उन्हीं राज्यों का उल्लेख अशोक ने किया है अपने दूसरे शिलालेख में। बहुत पूछा जाता है योगेश भाई, ठीक है। चेर, चोल, पांड्य और सत्यपुत्र, तो इनका जिक्र कहां पर है? आपका दूसरे शिलालेख में। कभी गलती नहीं करनी। अधिकारियों की नियुक्ति की गई। कितने अधिकारी हैं? रज्जुक, युक्तक और प्रदेशक। रज्जुक, युक्तक, प्रदेशक, 3 में 3 अधिकारी हैं। 3 में 3 अधिकारी हैं। वो किस लिए थे? कि वो पूरे स्टेट को, जो राज्य है उसको भ्रमण करेंगे और 5 वर्ष की एक रिपोर्ट देंगे, जैसे सरकार कराती है पंचवर्षीय योजनाएं, कि एक पूरे रिपोर्ट की क्या सुधार की आवश्यकता है और क्या कमियां रह गई हैं, ठीक है। भेरी घोष की नीति के स्थान पर, भेरी घोष क्या है अब सारे दोस्त बताएं, किसकी पॉलिसी थी ये? शांति की या युद्ध की? भैया युद्ध की नीति को उसने छोड़ करके शांति की नीति को अपनाया, ये चौथे में बताया गया है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई, ठीक है। धम्म महामात्रों का क्या काम था? कि जो भी आपका, भाई धम्म का मतलब क्या था? मैंने बौद्ध धर्म में बताया, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा के बढ़ावे के लिए जो ऑफिसर्स थे वो धम्म महामात्र हैं।
आत्मनियंत्रण की बात की गई। यदि जल कल्याण की बात है तो उसके अधिकारी किसी भी समय अवगत करा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था एक सम्राट का। एक सम्राट, दरअसल में आप देखते हैं कि कोई भी राजा है, राजा तो राजा होता है, लेकिन अशोक ने कहा कि अगर बहुत जरूरी कोई चीज है, मेरे राज्य के सबसे निम्न वर्ग की भी सबसे अगर बात बहुत जरूरी है, तो मुझको रात को 12 बजे भी सूचना दे दी जाए, यह चिंता ना की जाए कि मैं सो रहा हूं। इस बारे में ना सोचा जाए कि राजा विश्राम कर रहा होगा, राजा तक यह सूचना तुरंत पहुंचाई जाए, तुरंत। बहुत सही नीतू हरेंद्र, एकदम सही उत्तर दिया। धार्मिक समन्वय कि सब लोगों को आपस में बराबर रहना, और यहां पर वर्णन मिला कि अशोक ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा तो दिया, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसने और धर्मों की तौहीन की, बाकी धर्मों को भी उसने बराबर संरक्षण दिया, हिंदुस्तान के बाकी जितने भी धर्म थे। धम्म यात्रा उसने की, धम्म यानी कि बौद्ध धर्म के जितने भी धम्म हैं। 259 बीसी में अपनी गद्दी पर बैठने के कौन सा वर्ष हुआ ये? 269 में बैठा तो 10वें वर्ष में ये बौद्ध गया गया, और 20वें वर्ष में गया लुम्बिनी। यहां क्यों गया है? क्योंकि यहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये उनका जन्म स्थल है। तो अशोक की बड़ी यात्राएं हैं, बहुत बड़ी यात्राएं हैं, ठीक है। कलिंग युद्ध के बारे में बहुत बार सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दूसरा तेहरा, ठीक है, दूसरा तेहरा, और आपका यहां पर बेहरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की, और 3 में 3 अधिकारी, ठीक है। पशु चिकित्सा की बात किसमें की गई है? दक्षिण राज्यों का उल्लेख, 3 में 3 अधिकारी, भेरी घोष के स्थान पर धम्म आपका नीति, और आपका कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध, ठीक है। बोलेंगे अभी फटाफट से, बहुत बढ़िया दोस्त। जो उत्तर मैं आपसे देता हूं सिर्फ वो उत्तर दिया करो, उसके अलावा कोई प्रश्न ना पूछे, ये उस बैच के लिए या उस बैच के लिए। नोट्स कैसे बनाऊं सब कुछ मैं पहली क्लास में बता देता हूं, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, ये सब की जानकारी मैं पहली क्लास में दे देता हूं। बाद में मुझसे उम्मीद ना रखें प्लीज, क्योंकि हर एक अच्छे छात्र का सिलेक्शन हो, ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब तुम खपीटर बच्चे बन के तैयारी करते रहोगे, ना तुमको क्रम से पढ़ना है, और तुम्हारे ऊपर समय जाया किया जाए और अच्छे बच्चों का भी समय खराब कर दिया जाए, तो इससे फिर क्या फ़ायदा होगा? फिर तो अच्छा बच्चा भी सिलेक्शन से रह जाएगा, क्योंकि तुमको तो सुननी नहीं है कोई बात। बताओ, एक बच्चा ये पूछ रहा लिखूं कैसे? भाई साहब तू उल्टा लटक के लिख ले मेरे से, पंखे से, पंखे से उल्टा लटक के लिख। कैसे लिखते हैं भाई? है कोई बात? तुम्हारा क्या होगा? किसने भेज दिया तुमको सरकारी नौकरी की तैयारी में? मैंने आपसे बहुत बार अपने प्यारे सारे छात्रों से मैं ये कहता हूँ, भाई साहब ये चॉइस आपकी होनी चाहिए। किसी के कहने से आए हो तो तुरंत घूम जाइए, मुड़ जाइए, या किसी के कहने से भी आए हो, कई चीज़ें हमको नहीं पता होता, कोई बताता भी है तो, लेकिन उसको अपनी चॉइस बनाओ और दिल से पढ़ो, क्रम से पढ़ो, क्लास 1 से पढ़ो। इसी सीरीज की जो आज नई क्लास कर रहे हैं, क्लास 1 से पढ़ो। रोज आ जाते हैं, हर रोज 1000-2000 बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, एकदम से लाइव क्लास पे आ जाते हैं, फिर वो कुछ क्वेश्चन करते रहते हैं। आगे आओ, अब आते हैं, अशोक ने 14 राजाज्ञा भी दी हैं, जैसे 14 शिलालेख, अच्छे बच्चे बनो, बी सिंसियर, एकदम मैच्योर बच्चे, ठीक है। अब तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, सेलेक्ट होने की एज है, इस समय तुम सिलेक्शन ले सकते हो, तो बहुत शानदार तरीके से अपने आप को उसी माहौल में ढालिए भी। ऐसा छोटा बच्चा नहीं बने रहना है ना। आगे, 14 राजाज्ञा 8 स्थानों से प्राप्त हुई हैं, कितने से? 8 से। और देखो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूं, सिर्फ ये फॉलो करना, ये बहुत अच्छे बच्चों से जो सिलेक्शन की तरफ खुद को ले जाना चाहते हैं, या खुद का नॉलेज बैंक बढ़ाना चाहते हैं, उनसे ही उम्मीद कर सकता हूं। आपको जो कुछ भी जानना है, सीधी सी बात, आप उसको इस कमेंट सेक्शन में लिखते होंगे, उसको अपनी कॉपी के ऊपर कहीं एक खाली पेज लेके बैठ जाए करो, ये जानना है। यूट्यूब गूगल के जब सब फ्री रहो तो उस पर सर्च कर लो, रात को सोने से पहले सर्च कर लो। कम से कम आपकी उन खराब बच्चों की तरह लास्ट की चैटिंग में रात को सोओगे नहीं, तुम गाने सुनते हुए नहीं सोओगे। बहुत सारे लोग गाने सुनते हुए सोते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हुए सो रहे हैं बहुत सारे लोग। आप कुछ जान के सोइए और ये फॉलो कीजिए। कमेंट सेक्शन से आपको कोई ज्ञान नहीं हो सकता, ये बात गांठ बांध लीजिए। अगर ऑनलाइन एजुकेशन से आप जुड़े हुए हैं
और आपको लगता होगा कि आप किसी एक कमेंट को बार बार करेंगे तो दोस्त आप गलत ट्रैक पे हैं। तुम सिर्फ अपना नुकसान करोगे और कुछ नहीं। क्योंकि जब आप कमेंट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, उस टाइम आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे। जैसे मैं अगर अभी बात करूं, अभी की संख्या बच्चों की 12,000 में से जो चैट रेट है वो 3,000 कुछ बच्चों का है। मतलब 9,000 बच्चे चुप बैठ के पढ़ रहे हैं और 3,000 बच्चे लिख रहे हैं। तो तुम 3,000 अपनी जिंदगी क्यों खराब करते हो? जब बाकी 9,000 चुप बैठे हैं तो आप 3,000 क्यों करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए ना, कभी मत करना, है ना। जो कुछ तुमको जानना है उसको लिख लिया करो साइड में। रिसर्चर बनो यार, तुमको स्कूल इसके लिए थोड़ी भेजा गया था, तो इसलिए तुम्हारे हाथ में पेन दिया गया था क्या? क्या बोलेंगे? अभिलेख शाहबाज गढ़ी। शाहबाज गढ़ी कहां पर है? पाकिस्तान में। इतना पूछा जाता, अशोक का शाहबाज गढ़ी अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? अब कोई बात नहीं करेगा, किसी का कोई आंसर नहीं करेंगे, अब सिर्फ रिलेट करें कुछ। अभिलेख मनसेहरा पाकिस्तान का है। कलसी अभी पूछा गया एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में। कलसी अभिलेख दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में अभी पूछा गया, उत्तराखंड में मिला है। अभिलेख दोहली और जोगढ़, ये जोगढ़ नहीं जोगढ़ है, उड़ीसा का है, बहुत पूछा जाता है। एर्रागुडी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। सोपारा महाराष्ट्र का। गिरनार गुजरात का। कुछ छोटे छोटे स्तंभ लेख भी लिखवाए, जैसे सारनाथ है, जहां से भारत क्या लिया गया हमने, सत्यमेव जयते, इसी पर लिखा हुआ है। सांची स्तंभ है रायसेन में। रोमनदेई नेपाल में, जहाँ आपका क्या बोलेंगे महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है। नीलगिवा ये नेपाल के तराई क्षेत्र का है, तराई क्षेत्र पर है, बहुत शानदार। गुरु जी प्रॉमिस करता हूँ अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाऊंगा, कमेंट नहीं करूंगा। शाबाश दोस्त, कर पाओगे तो बड़ी अच्छी बात है, कर पाओगे तो मित्र मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप कामयाब होंगे वो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। शाहबाज गढ़ी कहाँ का? पाकिस्तान का। मनसेरा कहाँ का? पाकिस्तान का है। कलसी कहाँ का है दोस्त? उत्तराखंड का है आपका। जोगढ़ और धौली दोनों पूछे तो आपके कहाँ के? उड़ीसा के। एर्रागुडी पूछे आंध्र प्रदेश का। सोपारा महाराष्ट्र का। और गिरनार गुजरात का। ये अभिलेख पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या समझेंगे? अब वो बात समझेंगे आपकी, भैया राजाज्ञा क्या हुआ? तो राजाज्ञा जानते ना, संधि विच्छेद करना, राजा धन आज्ञा। तो यानी कि राजा की ये आज्ञा थी अपनी जनता के लिए, उन्होंने मैसेज दिए कि आपको जनता की बेहतरी के लिए क्या क्या काम करने हैं। तो राजा के जो ऑर्डर थे वो लिखे गए हैं यहाँ पर। आगे आगे राजाज्ञा हुई। अशोक के स्तंभ लेख हैं ये 7। शिलालेख कितने हैं अशोक के, एक बार बताएंगे? कितने शिलालेख हैं? 14 हैं जी। स्तंभ लेख उसने 7 लिखवाए। दिल्ली टोपरा, तो दरअसल में था तो टोपरा में, बाद में इसको दिल्ली लाया गया, ठीक है। क्या बाद में इसको दिल्ली लाया गया, ये बात याद रखेंगे। कौन लेके आया था? फिरोज शाह तुगलक, आपको बताऊंगा। एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से 1388 दिल्ली गद्दी पर रहा, वो इसको खिंचवा के ले आया। टोपरा हरियाणा से दिल्ली। दिल्ली मेरठ है, ये मेरठ में था, तो मेरठ में था तो मेरठ से कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया। कोसाम्बी में, ये आपके बिहार के हैं तीनों। लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरारोज, रामपुरवा। अशोक स्तंभ लेख, ये भी कहाँ पर था? पहले कोसाम्बी में था, बाद में इसको अकबर ने कहाँ पर पहुंचवा दिया? प्रयागराज, इलाहाबाद पहुंचवा दिया, ठीक है। आगे अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक 300 सॉरी 300 कह रहा हूँ, 269 बीसी में गद्दी पर बैठा और 232। अशोक का शासनकाल कितने वर्षों का रहा? अब बोलेंगे जी उत्तराधिकारी आपने बताया था कुणाल, कुणाल के बाद में दशरथ बैठा कुछ समय के लिए, फिर संप्रीति बैठा। अंतिम शासक कौन हुआ? बृहद्रथ हुआ। तो मैंने एक बात कही थी आपसे कि मगध साम्राज्य किस व्यक्ति से शुरू हुआ? सर सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना? जी हाँ काजल, बिल्कुल ठीक है, वो लिखा हुआ है इस पर। जो हमारा सारनाथ वाला स्तंभ है इस पर भी लिखा हुआ है ना, लिया गया मुंडकोपनिषद से। तो मैंने एक बात कही थी कि जो भैया मगध साम्राज्य है वो किस व्यक्ति से शुरू हुआ था? किस व्यक्ति से शुरू हुआ? तो सारे दोस्तों को उम्मीद करूंगा उत्तर आएगा, बृहद्रथ से भैया शुरू हुआ था। भैया नीरज सर की क्लास क्यों नहीं हुई? दोस्त नीरज सर के पिताजी काफी समय से पीड़ित थे, है ना, और उनको मतलब कैंसर था, काफी टाइम से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, और कल शाम उनका देहांत हो गया। तो इस वजह से उनकी आज क्लास नहीं हुई है। उम्मीद करूंगा आप लोग कोऑपरेट करेंगे। ये कठिन समय होता है,
तो ऐसे समय में उम्मीद की जाती है आप सब छात्रों से कि हमेशा कभी भी कोई बात हो तो आप उसमें सहयोग किया करें। क्या बोलेंगे, ये 7 लेख हैं। आगे आते हैं जी। मौर्य काल की अब बात करते हैं हम, प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य काल 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, जो उनका प्रशासन था, एक तो रखते थे वो अपना राज दरबार वाला नाभिकीय भाग, फिर उसके बाद में मुख्य लोगों का मुख्य भाग और दूरवर्ती क्षेत्र जो उनके शासन में आते थे। समाज कैसा था उनका, पितृसत्तात्मक था। ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज समझते हैं ना, थम्स अप कीजिए। भाषा इनकी कौन सी थी, संस्कृत थी, प्राकृत और पाली। देखो, इनकी भाषा संस्कृत थी शुरुआत में, लेकिन जैसे ही आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में क्या अपना लिया था, जैन धर्म को अपना लिया था, तो भाषा भी क्या हुई, फिर राज्य की प्राकृत हुई। और जब सम्राट अशोक ने प्रचार प्रसार किया तो उस समय भाषा पाली हो गई, उस समय भाषा पाली हो गई। ठीक है, सम्राट अशोक ने राजकीय भाषा इसको घोषित किया था, पाली को। मुद्रा कौन सी थी, पण। जैसे करेंसी आज रुपया है तो उस टाइम पे कौन सी थी, पण थी। अधिकारियों की बात करते हैं, मौर्य काल में अधिकारी कौन कौन से थे, सीताध्यक्ष। क्या बोलेंगे, सीताध्यक्ष। सर जी कुछ बच्चे मतलबी होते हैं। नहीं, कोई मतलब ही नहीं होता, बच्चे सारे अच्छे होते हैं, बस हम लोग कई बार ट्रैक पे भटके हुए रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आप इतने सारे बच्चे हैं, आप में से मतलब जीडी के कोर्स में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, लगभग 1.5 लाख के करीब बच्चे हैं। आप एक बात बताओ मुझे, अगर इनमें से 1000 बच्चे भी खराब हैं तो क्या हमको 1000 खराब बच्चों पर ध्यान देना चाहिए या 1,49,000 अच्छे बच्चों पर ध्यान देना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो खराब चीज़ें तुमको पूरी दुनिया में ज़िंदगी में मिलेंगी, आप कुछ भी हो जाएंगे तब भी खराब लोग आपको मिलेंगे। आप देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब क्या लगता है आपको, तब भी लोग आपकी आलोचना नहीं करेंगे। आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे तब भी लोग आपकी आलोचना करेंगे। आपकी आलोचना करने वाला एक वर्ग सदैव जीवित रहेगा, उससे घबराना नहीं है, वो हमेशा होता है सबके साथ। आप दुनिया का सबसे पवित्र कार्य भी यदि करोगे तो जिसका नेगेटिव माइंडसेट है वो नेगेटिव माइंडसेट से ही बात करेगा, उसको सुधारने के बारे में सोचो भी मत। खुद ही सद्बुद्धि आए उसको तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप ठीक हैं। हाँ, आप गलत हैं तो आपको विचार करना चाहिए कि मुझको ठीक होना चाहिए, नहीं तो इग्नोर कर दो, दुनिया क्या है क्या कहेगी, आपको सही होना है बस। अधिकारी वर्णन, सीता अध्यक्ष क्या है, राजकीय भूमि मतलब स्टेट क्या है, लगान लेता था, तो राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय थी उसको बोलते सीता अध्यक्ष, यानी सीता का जो अधिकारी था, सीता भूमि को कहते थे। राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसके हाथों में था, समाहर्ता अधिकारी था। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, कैसे पता है, पूछा जाता है कि मौर्य काल में राजस्व विभाग का अधिकारी कौन था, राजस्व विभाग का तो कौन था भैया, समाहर्ता था। कोषाध्यक्ष सन्निधा था। फौजदारी क्रिमिनल डिवीजन कौन देखता था, प्रदेष्टा देखता था। फौजदारी समझते हो, देखो कोर्ट में 2 तरह के मामले होते हैं, एक तो होते हैं दीवानी मामले, कैसे, दीवानी मामले, और एक हो गए आपके फौजदारी के मामले, फौजदारी के मामले। फौजदारी के मामलों को हम कहते हैं क्रिमिनल मामले, कैसे, क्रिमिनल केसेस, जैसे किसी कोई हत्या हो गई, लूट हो गई, डकैती हो गई, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। दीवानी मामले में होती है जमीन के मामले, जिनमें जमीन के मामले होते हैं, ये पैसे से जुड़े हुए मामले होते हैं दरअसल में, इनमें कोई सजा के इतने बड़े प्रावधान होते नहीं। ठीक है, जैसे किसी का चेक बाउंस हो गया, जमीन हड़प ली, कुछ हो गया, ये फौजदारी के मामले हैं, इनको बोलते हैं क्रिमिनल केसेस। इन्हीं के लिए होता है आपका, आप कभी जिले में जाएंगे सत्र न्यायालय, कभी कोर्ट गए हैं आप, तो वहां पे क्या लिखा रहता है, जिला एवं सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट। अब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो कहीं भी जो जिला न्यायालय है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो जमीनी मामलों के लिए, दीवानी मामलों के लिए, बार बार आप अपने जीवन में इस शब्द को सुनेंगे। और फौजदारी मामले के लिए होता है सेशन कोर्ट, जो क्रिमिनल मामले हैं, हत्या, आपका लूट हो गई, डकैती हो गई, ठगी हो गई, अपहरण हो गया आपका, ठीक है, किसी से बदतमीजी आपने कर दी, रास्ते पर पॉल्यूशन कर रहे हो, अपने घर की दीवार बनाने के लिए रास्ते में आप ईंटें रखवा लेते हो चलने वाले रास्ते में, सब कुछ ये अवैध है। ठीक है। ठीक है,
धर्मस्य व्यवहारी दीवानी विभाग है, पण्याध्यक्ष ये वाणिज्य विभाग था आपका, आकाराध्यक्ष ये खान का विभाग था, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई देखता था, विविता अध्यक्ष चरागाह जो जमीन होती थी उसको देखने के लिए, नवाध्यक्ष ये आपका जहाजरानी को देखता था, और लक्षणाध्यक्ष ये देखता था आपका टकसाल को। किसको देखता था? ये टकसाल को देखता था। ठीक है, बोलेंगे जी। वेरी गुड, बहुत शानदार। सर हिस्ट्री के कुछ से क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री के भाई साहब आपकी परीक्षा में मैक्स 2 क्वेश्चन, मैक्स 2। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ पीडीएफ से पढ़ लिया करो हिस्ट्री को। जब बड़ा पार्ट होता है, ऐसे मान के चलो 20 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे जीडी में। यही आपको यूपीएसआई में भी 2 से 3 क्वेश्चन, हो सकता है यूपीएसआई में एक आध कम ज़्यादा हो जाए। प्रश्न आपके जैसे यूपीएसआई के लिए पॉलिटी जितना महत्वपूर्ण है उतना ही स्टैटिक जी के महत्वपूर्ण है आप एसएससी जीडी के छात्रों के लिए, है ना। तो दिक्कत, सुंग वंश बात करेंगे तो मौर्य वंश के तुरंत बाद में कौन सा वंश आया? पहले तो आप मुझे वंशों का क्रम बताइए। हरियक, फिर शिशुनाग, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। हम कौन सा वंश पढ़ रहे थे? मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद में आए फिर सुंग। क्या बोलोगे? सुंग। ये पुष्यमित्र सुंग है। पुष्यमित्र सुंग, इसने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके, अब मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है जरा बताइए, सुंग वंश की स्थापना की। इसके बारे में जानकारी मिलती है थेरावली जो जैन लेखक मेरुतुंग ने लिखा है, और मालविकाग्नि मित्रम एक नाटक है महाकवि कालिदास जी का, उन्होंने लिखा है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? गुरुजी टकसाल क्या होता है? बेटा जहाँ पैसे छापे जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं, छापे तो जाते हैं बैंक में, टकसाल बोलते हैं मिंट को। मैंने बोला ना आपको गूगल कर लेना टकसाल क्या है, अगर जानना चाहते हो। नहीं जानना चाहते तो छोड़ दीजिए, नाम याद कर लीजिए फिर टकसाल, बस। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? देखो इसके साम्राज्य को ब्राह्मण साम्राज्य कहा जाता है। संस्थापक कौन है इसके? पुष्यमित्र सुंग है। अब आपको एक बात समझनी है, हमारे देश में मैंने बताया कि अभी किनका साम्राज्य चल रहा था, तो जो ये मौर्य साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को बढ़ावा दिया? जैनिज्म की बढ़ावा मिला, और सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला। तो जैन और बौद्धों की संख्या देश में बढ़ने लग गई। जैन और बौद्धों की संख्या जब देश में बढ़ने लग गई, तो मौर्य वंश में जो आपका बृहद्रथ था अंतिम शासक, उसी बृहद्रथ का प्रधानमंत्री बोले या बोले हम लोग सेनापति कौन था? पुष्यमित्र सुंग। तो पुष्यमित्र सुंग को ये इनपुट मिलते हैं कि हमारे देश में ये जो बौद्ध लोग हैं, ये भारत के विदेशी शक्तियों से साथ मिलकर के भारत को टेक ओवर कराना चाहते हैं। यही सूचना इन्होंने दी किसको? बृहद्रथ को, कि बौद्ध लोग कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं इस देश में, और विदेशी लोगों के साथ वो मिल चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में वर्णन मिलता है कि आपका जो बृहद्रथ था उसने बात को अनसुनी कर दिया, कोई एक्शन नहीं लिया, तो बृहद्रथ की हत्या कर दी। और बृहद्रथ की हत्या करके मतलब उन बौद्धों के खिलाफ पहले एक्शन किया, जिससे नाराजगी हुई बृहद्रथ को, और उसने कई बौद्ध मठों में से विदेशी लोगों को जो बौद्ध भिक्षु बन करके हमारे देश की सीमाओं में अतिक्रमण कर रहे थे, उनको उसने दबोच लिया। और दबोच लिया तो यहां पर एक प्रकरण भी चला कि पुष्यमित्र सुंग को फिर बौद्ध हत्यारा कहा गया। बौद्ध हत्यारा कहा गया, इसका मतलब कि उन्होंने बौद्ध धर्म को भारत से मिटाने का प्रयास किया और वापस में जो सनातन व्यवस्था थी उसको देश में स्थापित किया। कुछ जगह, कई जगह तो लिखा जाता है कि उन्होंने हजारों बौद्धों की हत्या करवा दी। ठीक है, तो ये कहानियां चलती हैं इनके बारे में। कहने की बात है कि ये संस्थापक रहे सुंग वंश के, और राजधानी इनकी विदिशा मध्य प्रदेश रही। राजभाषा संस्कृत थी, तो जो पाली प्राकृत थी उन सबको वापस संस्कृत में लेकर के आए। अशोक के 8400 स्तूपों को कई जगह 84,000 लिखा हुआ वर्णन मिलता है, लेकिन 84,000 बहुत अधिक हो जाते हैं। ठीक है, क्या बोलोगे? 84 स्तूपों को तोड़वा दिया, और इसीलिए क्या बोलेंगे, एक स्तूप बनवाया अकेला खुद का स्वयं का, भरहूत स्तूप। अब आप कहेंगे जी हम तो कई जगह स्तूप देखते हैं, सांची का स्तूप अगर इसने तोड़वा दिए तो वो कहाँ, काफी बच गए, बाद में उनकी मरम्मत भी हुई। भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सुंग ने स्वयं करवाया।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी स्तूप किसके हैं? अशोक के। भरहूत किसका है? पुष्यमित्र सुंग का। इसके काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहते हैं। बताइए, जो वैदिक धर्म था, जो सनातन धर्म था, वह क्या बोलेंगे, एक ह्रास, एक घटाव की तरफ गया था या नहीं? क्योंकि कौन लोग बढ़े थे? जैन, जैन और बौद्ध लोग बढ़ने लग गए थे आपका मगध साम्राज्य के समय पर। तो जो लोग वैदिक काल के लोग थे वह घटने लग गए, लेकिन इसने इसको वापस स्थापित किया, इसीलिए वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा गया है। यवनों का आक्रमण इसी के समय हुआ। यही यवन है जो बौद्धों के साथ मिलकर देश में प्रवेश कर रहे थे। और यवनों के आक्रमण को क्या बोलेंगे आपका, कहां से हुआ था? यूनान। कौन व्यक्ति है? ये डेमेट्रियस है। यवन, यवन से मतलब है यूनान। कहां से आए? यूनान से आए, यानी कि यूरोप के क्षेत्र से आए। बहुत बढ़िया। रोहित सिंह ठाकुर कह रहे हैं सर, बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का संस्थापक भी था और अंतिम राजा भी यही है। ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? क्या करूं मैं बच्चे तुम्हारा? बेटा आप सारे लोग अच्छे दोस्तों से उम्मीद करूंगा ये उत्तर आप जानते हो, बस थम्स अप कर दो, इतनी उम्मीद करूंगा। मुझे पता था, मैंने क्लास में बताया था, मगध साम्राज्य शुरू करते समय बताया था कि आप ये प्रश्न मत कर लेना मूर्खता वाला कि जी वो यही है या यही है। हजारों वर्षों का अंतर है, एक व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीवित नहीं रह जाएगा। तभी बताया था, तुम भाई साहब नहीं करोगे, नहीं मानोगे। नहीं पढ़ना है तुमको दोस्त, भाई प्लीज पढ़ लिया करो, जैसे कहते हैं वैसे पढ़ लिया करो, क्रम से पढ़ लिया करो। नई क्लास पे मत आओ, पिछली क्लास नहीं पढ़ी है तो प्लीज ना आओ। बच्चों खोदोगे, अपना नुकसान करोगे और कुछ नहीं करोगे। एनर्जी भी लगा रहे हो 1 घंटा और वो भी वेस्ट चली जाएगी, तो क्या ही फायदा होगा? इससे अच्छा एनर्जी लगाओ ही ना, और लगाओ तो क्रम से लगाओ, प्लीज ऐसा ही करो। कहता रहूंगा मैं तुमसे बार बार, क्योंकि रोज नए छात्र आते रहेंगे। बाकी सब जानते हैं, आप नहीं जानते, इतने सारे थम्सअप हैं, इनमें से कोई झूठ बोले उसको कौवा काटे। आओ, इसके दरबार में पतंजलि रहते थे, जिन्होंने योग शास्त्र लिखा है और महाभाष्य भी। जो महाभाष्य 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 पाणिनि के अष्टाध्यायी से इन्होंने लिखा है। पतंजलि ने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए। अश्व का मतलब घोड़ा, मेघ यज्ञ। इसमें क्या है, घोड़ा छोड़ा जाता था और कहते थे घोड़े के पीछे सेना चलती थी, घोड़ा जहां तक चला जाए वह राजा का क्षेत्र हो जाता था। अगर कोई व्यक्ति कहता था कि मैं अपने यहां से घोड़ा नहीं जाने दूंगा, तो उसको घोड़ा रोक के युद्ध करना पड़ता था। घोड़े के पीछे सेना चल रही होती थी राजा की। तो बहुत सारे राजा अपने क्षेत्र को जब बढ़ाना चाहते थे, अश्वमेघ यज्ञ कराते थे। चलो, पुष्यमित्र सुंग के लिए किए हैं किसने? पतंजलि ने किए। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग के लिए। फिर पुष्यमित्र सुंग के अधिकारी हुए आपका अग्निमित्र। ये पुष्यमित्र सुंग के बेटे हैं। इन्होंने लड़ा है विदर्भ का युद्ध, और विदर्भ के युद्ध में यहां पर जो राजा यज्ञसेन है, जिसकी दुश्मनी थी सुंग वंश से, और अग्निमित्र जो आपका बेटा है, किसका? पुष्यमित्र सुंग का। यहाँ यज्ञसेन की एक बहन का वर्णन मिलता है, मालविका, जिसको प्रेम हो जाता है अग्निमित्र से, और इसी के लिए महाकवि कालिदास ने लिखा है मालविकाग्निमित्रम। और कहा जाता है कि सुंग वंश के बारे में जानकारी का एक अच्छा स्रोत है मालविकाग्निमित्रम। इसके बाद में इनके शासक कौन कौन से? वसुज्येष्ठ है, वसुमित्र है, देवभूति है। अब अंतिम शासक याद रख लेना, संस्थापक और अंतिम शासक कौन है सुंग वंश का? बोलिए एक बार, मन मन में बोलिए। वेरी गुड, ये कौन है? अंतिम शासक हो गए। और आपका प्रथम शासक कौन था? ठीक है, अब देखते हैं यहां पर। तो जो अग्निमित्र है आपका, अग्निमित्र किसका बेटा है? पुष्यमित्र सुंग का। अग्निमित्र ने कलिंग के विरुद्ध अभियान किया, और उस समय पर वहां पर कौन सा? चेदी या कलचुरी वंश था। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, चेदी वंश का संबंध कहां से था? एक तो राज्य देता उड़ीसा, या फिर कलिंग नाम देता है। ठीक है गुरुजी, मैंने अश्वमेघ यज्ञ को रामायण में देखा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? अग्निमित्र। क्या बोलोगे जी? इसके संस्थापक हैं किसके? आपका चेदी वंश के। चेदी वंश के संस्थापक है महामेघवाहन,
और चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ था एक खारवेल। ये थोड़ी सी जानकारी चेदी वंश की है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, यहां का जो शासक खारवेल हुआ, तो खारवेल ने लिखा है एक हाथी गुफा का अभिलेख। और हाथी गुफा का अभिलेख किस भाषा में है? अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस में पूछा गया, किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। और आपसे पूछे हाथी गुफा का अभिलेख किसने जारी कराया, तो क्या बोलेंगे जी, किसने? खारवेल ने जारी कराया। जो किसके बारे में बताता है? पहली चीज तो कलिंग प्रशासन। तो कलिंग नाम के बारे में आपको जितनी चीजें मिलती हैं, जैसे अशोक ने 261 बीसी में युद्ध लड़ा, या फिर अशोक के बाद में जो आपका सुंग वंश आया, सुंग वंश के एक शासक हुए अग्निमित्र, उन्होंने जो कलिंग पर युद्ध लड़ा, इन सब का वर्णन कहां से मिला है? इन सब के बारे में जानकारी हमको हाथी गुफा के अभिलेख से हुई है, ठीक है। भारतवर्ष का उल्लेख, शब्द भारतवर्ष का प्रयोग कहां पर किया गया सबसे पहले? वह हाथी गुफा अभिलेख ही है। बहुत बढ़िया रवीना जी, बहुत शानदार। ये आपके फोकस की बात है कि आप ध्यान से पढ़ते हैं, इसी तरह पढ़ा करो। बच्चों के शब्द देख के पता चल जाता है कि कौन कितना अच्छा बच्चा है। किसी किसी से लिखना ही नहीं आता है, लिख ही नहीं पा रहा है, शब्द ही नहीं लिख पा रहा है। समझना तो दूर की बात है, पहले लिखना सीखो तभी तो पढ़ोगे। उस जो स्टूडेंट है उनको क्या है कि सीखना ही नहीं है। एक ऐसा था फिसड्डी, गिर पढ़ के पास हुआ आज तक। घर वाले कहते रहे भैया पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, 10वीं तक नहीं पढ़ा। 12वीं में आ गया, घर वाले उसके हाथ जोड़ते रहे, मम्मी रोती रही बेटा पढ़ ले, तेरे पापा की जिंदगी देख पढ़े नहीं तो कितनी खराब है, तू पढ़ ले तेरी जिंदगी बन जाएगी, बेटा तू पढ़ ले। मम्मी कहती रही, बेटा अपनी मस्ती में स्कूल में कॉलर ऊंचे और अपने चलता रहा। फिसड्डी, पास हो गया, 1-2 बार फेल हो गया, कभी पास हो गया, गिर पढ़ के पास हो गया। स्कूल में क्लास में कोई वैल्यू नहीं थी, होशियार बच्चों के सामने पैंट गीली होती रहती थी क्योंकि पढ़ता नहीं था। वो बच्चे पढ़ के आते थे, वो बड़े गर्व से स्कूल में रहते थे। एक फिसड्डी बच्चा। अब वो फिसड्डी होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग फिसड्डी होते हैं, लेकिन उस फिसड्डी की सबसे बड़ी गलती क्या है कि उस फिसड्डी को किसी ने बता दिया RWA, तो उसको सिलेक्शन 1 ही महीने में चाहिए। कह रहा है कि तुम तो नौकरी दिलाते हो, मुझे तो नहीं दिलाई तुमने, मैंने तैयारी करी थी तुमसे 1.5 महीने। मेरे चाचा, ऐसे नौकरी नहीं मिलती है। तुम्हारी जो कमियां हैं वो कौन सुधारेगा? खुद को समय दीजिए और सीखिए और मेहनत कीजिए। अब मान के चलो, मैंने बोला अशोक गद्दी पे बैठा 269 पे, 8वें वर्ष में युद्ध कर दिया। अब एक बच्चा कह रहा लिखे, वो बोले मान के चलो बच्चा, गुरुजी मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये दर्शाता है कि आप अल्प मस्तिष्क के बच्चे हैं। इसमें समझने जैसा कुछ था ही नहीं, इसमें समझने जैसा कुछ रहा क्या? हाँ, मैं आपको कोई मान के चलो द्विघात समीकरण की एक डेरिवेशन सिखा रहा होता, या ट्रिग्नोमेट्री का कुछ मैं आपको उन्नयन अवनमन कोण सिखाने का प्रयास कर रहा होता, या मैं गति के समीकरण सिद्ध करने की बात आपसे कर रहा होता, तब आप कहते जी क्या बात है। अगर आप ऐतिहासिक घटनाओं को ये कहेंगे कि कोई बच्चा बोले कि जी इसके चेदी वंश के संस्थापक महामेघ, मेरी समझ में, समझना क्या है? आप मुझसे ये बोलें कि जी आपके दादाजी का नाम, मैंने किसी बच्चे से पूछा जी, या किसी बच्चे ने बताया गुरुजी मेरे दादाजी का नाम ओम प्रकाश है। अब मैं उससे ये कहने लग जाऊं जी मुझे समझ में, इसमें समझना क्या है? दादाजी का नाम ओम प्रकाश है तो ओम प्रकाश ही है, तो है ना। तो ऐसे नहीं, खुद पे भरोसा रखना है। गुरुजी मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? ये फिसड्डी बच्चों की पहचान है। पीछे नहीं रहना है, खुद को तैयार कीजिए, मेहनत कीजिए। शब्द क्या बोलोगे? भारतवर्ष का शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां पर हुआ है? तो भारतवर्ष शब्द का प्रयोग सबसे पहले हाथी गुफा अभिलेख में हुआ है, ठीक है। कर्ण वंश की बात करेंगे। अब मुझे क्रम आप देख रहे हैं, कर्ण वंश किसके बाद में आया है? क्या बोलोगे भैया? ये आया है आपका सुंग वंश के बाद में। तो हरियक थे पहले, फिर शिशुनाग थे, फिर नंद थे, फिर मौर्य थे। मौर्यों के बाद में फिर सुंग आए, और सुंगों के बाद में कौन आए? फिर कण्व आए, कण्व डायनेस्टी। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव है, अंतिम शासक सुशर्मन है। बहुत छोटा सा काल है इनका, 43 वर्षों तक पूरा वंश रहा है। 2 राजधानी बनाई है इन्होंने, पाटलिपुत्र भी बनाई, विदिशा तो पहले से थी। सुंग वंश की राजधानी विदिशा है या नहीं है?
हाँ या ना? कोई दिक्कत? इस बच्चे का कोर्स बंद कर दो। ऊपर जो है कमेंट बंद नहीं, कोर्स ही बंद होना चाहिए इसका। तेरा गुरुजी कहानी ना बताओ, पढ़ाओ। मैं कहानी बता रहा हूँ है? हाँ, बंद कर दो इसका। इनके ढूंढ ढांड के इनके पैसे इनको बेचो वापस, कहीं और से पढ़ लेंगे। मित्र मेरे, रियली सॉरी। अच्छी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, मुझको ऐसा छात्र भी नहीं चाहिए कोई। अपने चैनल पे भी ऐसा बच्चा नहीं चाहिए कोई। हमको वो बच्चे चाहिए जिनके अंदर सीखने की समझ और आगे बढ़ने की शक्ति है। एक दिन जब आपको लगे आप विकसित हो चुके हैं तो घूम के लौट के आना। बंद मत करवा देना सही में। सीख जाएगा वो। नहीं, डरना मत प्लीज, है ना, मजाक करता हूँ मैं, ऐसा बंद नहीं होगा। कभी तुम चिंता करो बाद में कि शायद मेरा कोर्स बंद हो जाएगा, लेकिन यार प्लीज अच्छे बच्चे बन जाओ। आगे आए, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश आता है इसके बाद में। सातवाहन वंश का बड़ा शासनकाल है और ये 300 वर्षों तक का शासनकाल है इनका। इनकी भाषा प्राकृत थी, धर्म ये भी ब्राह्मण है, राजधानी इनकी पैठान है, जो कहां पर थी? महाराष्ट्र में थी, गोदावरी नदी के किनारे। तो ये लोग कहाँ हुए? दक्षिण में है कि उत्तर भारत में है? तो महाराष्ट्र से आप देखिए। आंध्र का सातवाहन, जीडी पिछले वाले में क्या पूछा गया? सातवाहन वंश भारत में किस दिशा में शासन करता था? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? ठीक है, तो आप कहेंगे भाई साहब कहां पर? दक्षिणी, क्योंकि इनकी राजधानी कहां पर है, कंट्रोल कहां पर है? दक्षिणी महाराष्ट्र में। संस्थापक कौन है सातवाहन वंश के? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो नए वंश है इनके, एक तो फाउंडर कभी मत भूलना, एक इनकी राजधानी कभी ना भूलना। संस्थापक, राजधानी, क्योंकि ये वो पार्ट है जहां से प्रश्न परीक्षाओं में सिर्फ और सिर्फ आपको किससे मिलेगा? संस्थापक हो गया, राजधानी हो गया और अंतिम शासक। तीन चीजें, बाकी चीजें ओरली बस पढ़ के रखना, लेकिन तीन चीजें कभी ना भूलना, क्योंकि इन वंशों से आज तक भारत के इतिहास में यही प्रश्न आते हैं। कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? तो कर्ण वंश क्यों खत्म हुआ? क्योंकि इसने हत्या कर दी। और सातवाहन वंश के बारे में जानकारी हमको मिलती है, एक अभिलेख लिखा गया है, नागनिका अभिलेख, नासिक अभिलेख और हाथी गुम्फा अभिलेख। इन तीन जगह से हमको जानकारी मिलती है। अब ध्यान से फिर से देखना एक बार, जो जो जानकारी हमने पढ़ी। अशोक जानते हैं आप? यहां से देखेंगे एक बार। अशोक के बाद में अब तुम मुझे बताते चलना, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? फटाफट से बोलिए। तो जो मौर्य वंश था इसमें कौन था आपका? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बृहद्रथ अंतिम शासक हुआ। बृहद्रथ जानते हैं? मौर्य वंश के बाद में कौन आया आपका? फिर शुंग वंश आया। और इस बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी? तो क्या बोलेंगे आप? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन आया था? अग्निमित्र आया। और अग्निमित्र से हम चलते रहे। ठीक है, अग्निमित्र से मित्र हम चलते रहे। यहां पर मैंने आपको बताया अग्निमित्र आया किसके बाद में? पुष्यमित्र शुंग के बाद में। ठीक है, और अग्निमित्र के बाद में अंतिम शासक कौन सा हुआ? देवभूति। यानी कि मैं अगर आपसे कहूं कि शुंग डायनेस्टी का जो संस्थापक है वो तो था पुष्यमित्र शुंग, और अंतिम शासक कौन था? वो था देवभूति। देवभूति की हत्या किसने कर दी? देवभूति की हत्या किसने कर दी? सारे दोस्त आंसर करेंगे अगर आप क्लास में मौजूद थे। तो शुंग वंश के बाद में आया कर्ण वंश, और कर्ण वंश के संस्थापक कौन है आपका? वासुदेव। ठीक है, वासुदेव ने हत्या कर दी। अंतिम शासक इनका कौन हुआ? सुशर्मन। और अब सुशर्मन की हत्या करके कौन सा वंश आया? फिर आया सातवाहन। क्या बोलोगे? सातवाहन, जिसकी संस्थापना किसने की है? सिमुक ने। सिमुक ने। ठीक है, कर्ण वंश में कौन था? वासुदेव। और वासुदेव किसकी हत्या करके गद्दी पे बैठा था आपका? बोलो भैया। शुंग वंश का कौन सा शासक था? देवभूति। ये देवभूति को मारा,
वासुदेव ने स्थापना की। और वासुदेव के बाद में शासक कौन था अंतिम आपका? सुशर्मन। सुशर्मन की हत्या करके कौन बैठा? सिमुक बैठा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो कौन आ गया आपका? सॉरी, आंध्र के सातवाहन आ गए। यहां तक की हम बात जान रहे थे, ये आपको जान के रखनी है। इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे, आंध्र के सातवाहन को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। मौर्य के बाद में आपका गुप्त काल आएगा, गुप्तोत्तर, राजा हर्षवर्धन। और यहां सबसे ज्यादा प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं गुप्त वंश से। एसएससी या फिर स्टेट सबसे ज्यादा प्रश्न पूछेगा आपका गुप्त वंश से। ठीक है, तो रोज जो पढ़ाता हूं मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसको 5 मिनट रिवाइज कर लिया करो। इतिहास का इतना ही महत्व है आपकी परीक्षा में। जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन परीक्षा में इतना ही महत्व है। तो ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, नमस्ते, थैंक यू।